नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आपको इत्तला कर दूँ कि मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान सामने आ चुका है। इसकी तरतीब बनाने की सिलसिला भी जारी है, लिहाजा जिन अहबाब को इसमें हिस्सा लेना है वो नीचे दिए जा रहे व्हाट्सएप के नंबर पर तफसीलात हासिल करें और वहाँ पर अपना नाम दर्ज करवाएं, इसलिए कि आखिरी अय्याम में एक तो मवेशियों के दाम भी बढ़ जाते हैं और फिर तरतीब बनाने में भी मुश्किलें होती हैं। लिहाजा जिन लोगों के मुकम्मल इरादे हैं लिखवाने के, वो पेशगी लिखवा लें तो हमारे लिए आसानी होगी, इसलिए इस सिलसिले में तवज्जो दें, व्हाट्सअप करें आपको तफसीलात में। आइए नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आलमी सतह की ख़बर जो इस वक्त आ रही है, ऐसा लगता है कि जो है जंग फिर से छिड़ने के कगार पर आ चुका है और ईरान और अमेरिका के जंग के दौरान क्या दुबई यानी यूएई भी कूदने वाला है, इसलिए कि फुजैरा पर जो ईरानी हमला हुआ है उसमें 3 भारतीयों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। सबसे पहले ईरानी मीडिया ने मंगल के रोज़ इत्तला दी है कि आबनाए हुर्मुज़ में छोटे माल बरदार बहरी जहाज़ों पर अमरीकी हमले में 5 आम शहरी जाँ बहक हो गए। ईरान ने इस वाक़े के बारे में वाशिंगटन के सरकारी बयान को मुस्तरद कर दिया। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी तस्नीम ने एक फ़ौजी ज़राए के हवाले से बताया कि तहक़ीक़ात से मालूम हुआ है कि अमरीकी अफवाज ने ओमान के साहिली इलाके ख़सब से ईरान की तरफ सामान ले जाने वाली 2 छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। फ़ौजी ज़राए के मुताबिक हमले में जाँ बहक होने वाले 5 अफराद उन कश्तियों पर सवार मुसाफिर थे और उन्होंने इस हमले को एक उजलत में उठाया गया कदम करार दिया जो अमरीकी फ़ौज के अंदर पासदारान इनक़िलाब के तेज़ रफ्तार कश्तियों के ऑपरेशंस के खौफ का नतीजा है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने पहले बयान जारी किया था कि अमरीकी पहली हेलीकॉप्टरों ने तिजारती जहाज़रानी को ख़तरे में डालने वाली ईरानी छोटी कश्तियों को तबाह किया। सेंटकॉम का मानना था कि इन कश्तियों को आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक की हिफाजत को यकीनी बनाने की कोशिशों के दौरान निशाना बनाया गया। अब ईरान के 2 मालबरदार शहरी कश्तियों पर अमरीकी फ़ौज की फायरिंग से 5 शहरी जो हलाक हुए और उससे पहले जो हमले की खबरें सामने आ रही थी, उसके जवाब में मुत्तहिदा अरब इमारात में पीर के रोज़ पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन FOIZ में ईरान के ड्रोन हमले के बाद आग लग गई, जिसमें 3 हिंदुस्तानी शहरियों के ज़ख्मी होने की खबरें आईं। एक्स पर एक पोस्ट में मुत्तहिदा अरब इमारात में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने तस्दीक की है कि फुजैरा में होने वाले हमलों में 3 हिंदुस्तानी ज़ख्मी हुए। उसने ये भी कहा कि हम मुतासिरा हिंदुस्तानी शहरियों की मुनासिब तिब्बी देखभाल और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मकामी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। तो नाज़रीन गिरामी, अब ये फुजैरा पर जो हमला हुआ है वो क्या अमेरिका की जानिब से ईरान की कश्तियों पर आबनाए हुर्मुज़ में निशाना बनाने की वजह से हुई? क्योंकि ख़ुद ईरान इस बात का दावा कर रहा था कल कि उसने, जिसको हमने ख़बरों में भी पेश किया कल की दूसरे प्राइम टाइम में, कि उसने जो निशाना बनाया था 2 अमरीकी बहरी जो है जहाज़ों को, और उसके अलग अलग हवालाजात से तस्नीम से भी वो वीडियोस हमने आपको सामने दिखाई थी। उसके जवाब में अगर अमेरिका ने इन 5 अफराद को, जो कश्तियाँ थी, उसको निशाना बनाया है और फिर उससे पहले ही जो है फुजैरा में हमले, यानी लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस सिलसिले में जो है अमरीकी हमले में 5 ईरानी हलाक होने के बाद ट्रंप ने ईरान को तबाह करने की भी धमकी दे डाली है और मज़ीद कशीदगी बढ़ती हुई चली जा रही है। ईरानी खबर रसा एजेंसी ने फ़ौज के एक ज़राए का हवाला देते हुए अमरीकी अफवाज ने ओमान के साहिल ख़सब से ईरान की तरफ जाने वाली 2 छोटी कार्गो कश्तियों को जो निशाना बनाया, उसके जवाब में जो है पूरी तरह से अमरीकी बहरी बेड़ों को निशाना बनाने का दावा किया है।
अब जो तेल तंसीबात पर मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमले हुए हैं, तो इसको लेकर के अब ये जाहिर किया जा रहा है, बल्कि खुद जो है यूएई के दिफाई निज़ाम से जुड़े अलग अलग अहलकारों के कुछ बयानात सामने आ रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो इसका जवाबी कार्रवाई करेंगे। अगर दुबई बराह रास्त इस जंग में कूद जाता है तो सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा भयानक बन जाएगी। मशरिक़ वस्ता एक मरतबा फिर पूरी तरह से जो है जंग के दहाने आने वाला है। शिपिंग कंपनी ने BBC को बताया कि इसका एक अमरीकी झंडा लगा हुआ जहाज़ अमरीकी फ़ौजी तहफ़्फ़ुज़ के साथ आबना से कामयाबी के साथ निकल गया, जिसके तहत ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम बताया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि आबना के वाक़यात वाज़े करते हैं कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं है। फरवरी में अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर फ़िज़ाई हमलों के बाद से आबनाए हुर्मुज़ काफ़ी हद तक बंद है। तेहरान ने इस अहम आबी गुजरगाह को रोक कर जवाब दिया, जिससे दुनिया का 20% तेल और माए कुदरती गैस आम तौर पर यहाँ से गुजरती है। मतलब यह है नाज़रीन गिरामी, मशरिक़ वस्ता में इस वक्त दुबई की जानिब से ये बयान आने पर कि वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है, तो इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम जा रहा है कि जो है इस वक्त सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा, इसलिए कि जो मुज़ाकरात जो खटास का शिकार हो रहे हैं, मैं समझता हूँ 2 ही पॉइंट पर हो रहे हैं। अमेरिका इस बात को लेकर के बज़िद है कि जो है पहले यूरेनियम हवाले करो, फिर नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी और फिर दूसरे मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। लेकिन ईरान ये कहता है कि पहले आप नाकाबंदी ख़त्म कर दीजिए, फिर यूरेनियम पर बैठ करके हम लोग बातें करते हैं। अब ट्रंप दूसरी जानिब ये भी बयान देता है कि जो है हम जंग नहीं चाहते, लेकिन ईरान को यूरेनियम अफजूदगी या यूरेनियम रखने की भी इजाज़त नहीं देंगे, उस पर मुकम्मल कंट्रोल अपना रखेंगे। यानी मतलब यह है कि कोई भी सही तौर पर मुज़ाकरात को बीच रास्ते से ले जाने के लिए ऑप्शंस नहीं पेश कर रहे। ये शायद बेहतर ऑप्शन होगा कि अगर कहा जाए कि आप नाकाबंदी हटा दें, अब हम आबनाए हुर्मुज़ से तमाम कश्तियों को जाने की या हमारे शराइत पर गुजरने की उनको इजाज़त देंगे, फिर यूरेनियम के हवाले के सिलसिले में दीगर मुज़ाकरात पर बैठ कर बात करते हैं। और दूसरी जानिब ट्रंप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वक्ती जो है जंगबंदी चाह रहे हैं। ईरान चाहता है कि हमेशा हमेशा के लिए जंगबंदी हो और उसके लिए कुछ कंट्रीज़ जो है बाकायदा ज़मानत दे कि दोबारा अमेरिका हमला नहीं करेगा। तो ये वो सारी जो मुंजमद असासा वापस करने की बात, ऐसा महसूस होता है कि जबरन किसी न किसी तरह का दबाव बना करके पूरी तरह से ईरान से मुज़ाकरात के नाम पर, जंगबंदी के नाम पर जो है वो सारी चीज़ें अपनी मनवाना चाहता है। लेकिन ईरान है कि वो किसी भी तरह से ईरान के सामने मुज़ाकरात के नाम पर भी सरनिगू होना नहीं चाह रहा है, जिसके चलते इस वक्त सूरत हाल बहुत भयानक बन रही है। जाहिर सी बात है कि जो है मुमकिन है जो इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में जो कश्तियों के दरमियान में, बहरी बेड़ों के दरमियान में जंग है, अगर वो फिर बर्री या फ़िज़ाई जंग की शक्ल इख्तियार करती है, तो एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल अभी कुछ महीनों पहले थी या कुछ अय्याम पहले थी, वही सूरत हाल वापस लौटने वाली है। ये इस वक्त जो है अहम तरीन आलमी अखबारात की तफसीलात सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, यूएई में मौजूद फुजैरा पर जो हमला हुआ, उस पर जो 3 हिंदुस्तानी ज़ख्मी हुए, उसमें हुकूमत हिंद का रद्द-ए-अमल तो सामने आना ही था। इस वजह से अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है हुकूमत हिंद की जानिब से। इस हमले में कम से कम 3 हिंदुस्तानी शहरी ज़ख्मी हुए। इसके बाद हिंदुस्तान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इस ताल्लुक़ से जारी एक बयान अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। इस बयान में कहा गया कि फुजैरा पर हमला और इसमें हिंदुस्तानियों का ज़ख्मी होना एक संगीन मामला है। साथ ही हिंदुस्तान ने तमाम ममालिक से फ़ौरी तौर पर तशद्दुद रोकने की अपील की है। नाज़रीन में ईरान पर इस वक्त जो फुजैरा पर हमला हुआ, उसको लेकर के बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। जब अमेरिका ने आपके पानियों में घुस करके आपके कश्तियों पर हमला किया, आपने उस पर किया, तो फुजैरा पर हमला करने का क्या जवाब पैदा होता है? जाहिर सी बात है, पहले फ़िज़ाई हमले हो रहे थे, वो यूएई से फ़िज़ाई उड़ान भर कर के कर रहे थे, इसलिए आप जो है अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बना रहे थे, जवाब पैदा होता था। लेकिन अब एकाएक फुजैरा पर ड्रोन हमला करना ईरान की जानिब से, क्या वाकई में ईरान ने किया है या फिर यूएई को खींचने के लिए
इसराइल और अमेरिका की मिलीजुली भगत और उनकी तरफ से की गई साजिश है, यह भी हो सकता है। इसलिए कि बिला वजह किसी को निशाना बनाना और फुजेरा जैसे पोर्ट को निशाना बनाना, जबकि फिजाई हमले नहीं हो रहे हैं और यूएई की ज़मीन को इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा है, तो फिर यहाँ फिर ईरान के लिए जवाज़ पैदा नहीं होता। इस वजह से इस सिलसिले में भी ईरान को, मशरिक़ वस्ता को, अरब ममालिक को जंग में खींचने के बजाय बराह रास्त अपने दुश्मनों से निमटना, ये उसके लिए जो उसकी शबीह इस वक्त आलम इस्लाम में बनी हुई है, मुसलमानों में बनी हुई है, उसको बरकरार रखेगी। बसूरत दीगर उसकी जानिब से लिया गया मशरिक़ वस्ता में छेड़ने वाला कोई भी मामला, जबकि सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए उन पर हमले नहीं किए जा रहे हैं, इसके बावजूद मशरिक़ वस्ता को या अरब ममालिक को निशाने पर लेता है, तो एक बार फिर जो है ईरान के ख़िलाफ़ तमाम ममालिक को जो है इकट्ठा होने पर जवाज़ पैदा करेगा और ये सारी चीज़ें पैदा होगी। इसलिए ईरान को एक बार फिर इस सिलसिले में सोचना होगा। बगैर वजह के खलीजी ममालिक के उन इलाकों को आप निशाना बना रहे हैं जिसका मफाद बराह रास्त जो है वो वहाँ के आवाम से जुड़ा हुआ है, वहाँ की हुकूमत से, मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, इसके लिए कोई जवाज़ पैदा नहीं हो सकता। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त के कुछ आलमी सतह की और मशरिक़ वस्ता की खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। अब आइए भारत में जो इस वक्त कल से जब से रिज़ल्ट आए हैं, अब जाहिर सी बात है कि अलग अलग शोबे में बहस होगी, कहाँ जीत दर्ज हुई, कहाँ कितने मुसलमान आए, कांग्रेस में कितने मुसलमान आए, टीएमसी में मुसलमान आए। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने तारीख़ तो रकम कर दी। बंगाल में 206 सीटें जीती, टीएमसी को 80 सीटों पर जीत हासिल हुई। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाब में एक भी सीट हासिल ना करने वाली कांग्रेस को 2 सीटों पर कामयाबी मिली। ख़ास बात यह है कि जो 2 उम्मीदवार जीते हैं वो दोनों मुसलमान हैं। ममता बनर्जी की शिकस्त के मुतालिक कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी की बदौलत उनके हामियों के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। साथ ही कुछ हद तक मुस्लिम वोट भी दीगर पार्टियों में तकसीम हो गए। वाज़ेह है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में जिन 80 सीटों पर जीत हासिल की है, उनमें से पार्टी के 29 मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। आसाम में कांग्रेस ने जो जीत दर्ज की है उसमें 17 से 19 मुसलमानों उम्मीदवार हैं जो जीते हुए हैं। यानी मुझे ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस के सिलसिले में जो बात कल मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने कही कि बाज़ इलाकों में या बाज़ रियासतों में मुस्लिम वोट का झुकाव कांग्रेस की तरफ देखते हुए अब उसे जो है मुसलमानों की पार्टी कही जानी चाहिए या मुस्लिम लीग कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो है आसाम में हमारे साथ मिलकर के लड़ते तो शायद और पार्टियां जीत जाती और सीटें, मुसलमानों के वोट में खदगन लगा करके मुस्लिम पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आई, लेकिन आसाम में जो कांग्रेस का अपना गढ़ था उसको ख़त्म कर दिया और मुकम्मल तौर पर आसाम से वो ख़त्म हो गई है। अब उसे कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग कहा जाना चाहिए कहते हुए बदरुद्दीन अजमल ने ये साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है। आप इसको सुने। खोदता है जिससे के लिए जो कुआं खोदता है उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने मीडिया को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया सबसे। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। दोनों को कोई सब हार गया, बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन गिरामी, टीएमसी ने रवां साल असम्बली इंतखाबात में मजमूई तौर पर 47 मुसलमानों को टिकट दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी के उतारे गए कुल मुस्लिम उम्मीदवारों में से 50% से जायद ने जीत हासिल कर ली है। अगर दीगर पार्टियों की बात की जाए तो बीजेपी ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए बंगाल में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। मुसलमानों को सबसे ज्यादा टिकट देने वाली पार्टी कांग्रेस थी, जिसने 294 सीटों में से 78 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। लेफ्ट ने 29 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए थे और AISF ने 24 मुसलमानों को मैदान में उतारा था। इसके अलावा हुमायूं कबीर ने
जिस पर बीजेपी के साथ 1000 करोड़ रुपए का जो है गांठ साँट करके हराने के लिए अंदरूनी सतह पर साजिश करने का इल्ज़ाम लगा और फिर उसका साथ देने के लिए पहुंच गए थे हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब। और जब उनकी वो अंदर की वीडियो वायरल हुई, ऑडियो वायरल हुई, तो उसका साथ छोड़ दिया। मैं असुद्दीन ओवैसी पर भी आऊँगा। 182 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, उनमें से बेशतर टिकट मुसलमानों को ही दिए गए थे हुमायूं कबीर की जानिब से, और उसमें 2 सीटें जीता हुआ है हुमायूं कबीर। मजमूई तौर पर बात की जाए तो रवां बंगाल असेंबली इंतखाब में तमाम पार्टियों को मिलाकर 35 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 29 टीएमसी से जीत कर असेंबली पहुंचे। कांग्रेस से 2 रुकने असेंबली मेहताब शेख है, ये मोहताब लिखा जाता है, मेहताब शेख और जुल्फिकार अली। और सीपीआईएम को बंगाल में सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली, वो भी मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान की शक्ल में। इसी तरह एआईएसएफ को बंगाल में सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल, वो भी एक मुस्लिम उम्मीदवार ही है और उनका नाम मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी। इसके अलावा टीएमसी को छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर को 2 सीटों पर जीत हुई। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों सीटें हुमायूं कबीर ने ही जीती हैं, यानी इसका कोई कैंडिडेट नहीं जीता है, ये खुद जीता है। यानी मतलब यह है कि पैसों का ज्यादा रिसा हुआ होगा, इसलिए कि हुमायूं कबीर के पास तो पैसों की भरमार है, इस तरह की बातें आती हैं। इनकी पार्टी के दीगर उम्मीदवार को कोई सीट नहीं। मजमूई तौर पर कांग्रेस, सीपीआईएम, एआईएसएफ और एजेयूपी को बंगाल में जो सीटें मिली हैं वो मुस्लिम उम्मीदवारों की शक्ल में ही मिली हैं। वैसे नाज़रीन, मगरबी बंगाल की बात थी और जब से बीजेपी आई हुई एक किस्म के वहशत का माहौल बना हर तरफ। अब देखिए, सबसे पहले जो है जैसे ही जीत दर्ज की बीजेपी ने जो भारत का नक्शा जो शेयर किया है वो जो है पूरी तरह से ज़ाफ़रानी नक्शा शेयर करते हुए एक ज़ाफ़रानी रंग की तौसी का नक्शा शेयर कर दिया। यानी कि जहाँ जहाँ बंगाल की जीत के बाद उसको एक अलग जो है नज़रिए से देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है कि अगले 5 साल बंगालियों को क्या मिलेगा पता नहीं है, लेकिन कोने कोने में जय श्री राम के नारे सुनने को ज़रूर मिलेंगे। और उसकी कुछ वीडियोस वहाँ के मकामी लोकल मीडिया के हवाले से पहुँच रहे हैं। मैं वो वीडियो भी आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूँ ताकि आप इसका नज़ारा करें। ये हैं चौधरी साहब, ये जो है बाहर निकल रहे थे, जो काउंटिंग सेंटर था, तो वहाँ उनको देख करके देखे किस तरह के जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और वहाँ उनको उनके करीब पहुँचने से उन लोगों को रोक दिया गया जो उनके लिए वहाँ सिक्योरिटी मौजूद थी, फिर वो वहाँ से निकल गए। उसके बाद एक और वीडियो आती है, ये है ममता बनर्जी की बहुत करीबी मानी जाने वाली, और ये जो है सेंटर में जा रही थी और काउंटिंग सेंटर में, तब इनको देख करके जय श्री राम के नारे लगा करके उनको ऊपर एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल वहाँ पर बनाने की कोशिश की, वहशत और दहशत का माहौल बनाने की कोशिशें हुई। उसके बाद एक और वीडियो आ जाती है, ये हैं जो मुस्लिम उम्मीदवार थे लेकिन वो हार गए, तो वहाँ मौजूद बीजेपी की एक खातून या बीजेपी के एक लीडर कहे जा सकते हैं, जो मकामी तौर पर कहते हैं, वो वहाँ गई और जो ज़ाफ़रानी वो लोग जो होली का रंग होता है वो लेकर के आए, उनके चेहरे को लेपा। वहाँ मौजूद दूसरे भी लोग भी आए और वो वहाँ ये कहकर कि दिलासा लेने लगे कि आप हार गए, डरने की कोई बात नहीं। यानी जो माहौल बनाने की कोशिशें या जिस तरह की चीज़ें यानी बीजेपी के आ जाएगी तो जो डर का माहौल होगा, उस तरह आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कहते हुए एक अच्छे माहौल में रंग लगा करके अपनी खुशियों को उनसे बांटने की कोशिशें हुई हैं। इनका नाम जो है वो गोघाट का जो कैंडिडेट है टीएमसी के, फरीद खान बताया गया। अब उसके बाद एक और अचंभे में डालने वाली वीडियो आई है बंगाल के एक इलाके से कि बीजेपी के कारकुनान वहाँ पर जो है जश्न का माहौल बना रहे थे, और अचानक जाहिर सी बात है बीजेपी कारकुनान और हिंदुत्व के जश्न का माहौल का मतलब यह है कि दूसरों को तकलीफ दो, बिलखुसूस मुसलमानों को, और जय श्री राम के नारे लगाओ, चाहे आपकी सियासी दुश्मन हो या फिर मजहबी दुश्मन हो। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि एक जनाजा वहाँ से गुजरने लगा मुसलमानों का, जहाँ ये लोग जश्न मना रहे थे, तो उस वक्त वहाँ के लोगों ने खुद रोका
और वहां के लोगों को और जनाजे के साथ मौजूद लोगों को वहां 2-3 लोगों ने शरारत करने की कोशिश की। इस वीडियो की आवाज को अगर सुनने पर हम लोग एतबार करें तो, लेकिन जो है ऐसा नहीं हुआ और वहां से वो लोग वहां से निकल, जबकि इस जश्न मनाने में कुछ मुसलमान भी शामिल थे। ऐसे नहीं कि मगरबी बंगाल में सिर्फ जो है बीजेपी हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल इस जीत का जो जश्न मना रहे हैं। हकीकत यह है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हैं। मुमकिन है कि बाज़ इलाकों में कहीं कहीं मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, जिसके चलते भी जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का वो जो है बीजेपी की तरफ झुका हुआ है, गया है, ये माना जा रहा है। और बहुत सारे अखबारात ने इसको लिखा और वहाँ के मकामी बंगाली ज़बान के बहुत सारे अखबारात लिख रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि कहीं ना कहीं टीएमसी को लेकर के कहीं ना कहीं मुसलमानों में भी बाज़ इलाकों में कुछ ये थे। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त एसआईआर तो मना माना जा रहा है, कल मैंने इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखी कि किस तरह से जो है वो हिसाब किताब हुआ था। दूसरी चीज़ अकेले लड़ना, टीएमसी यानी इसको कहा जा रहा है कि ये दीदी का गुरूर था, उसको अपनी अकड़ थी कि मैं अपने बलबूते पर जीत जाऊंगी, जबकि बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। तो ये सारी ताकत बीजेपी की तरफ झोंकी जा रही थी और 2.5 लाख, किसी जंग में भी इतनी फौजी नहीं भेजे जाते जितने फौजियों को जो है मगरबी बंगाल में भेजा गया सिक्योरिटी के नाम पर। और यूपी के वो बड़े बड़े बदनाम भी कह सकते हैं या उनके इलाके में मशहूर और मारूफ बड़े बड़े दबंग किस्म के जो अपने आप को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते थे, उन अफसरान को भेजा गया। और फिर यहां पर इलेक्शन कमीशन का शुरू से क्या रवैया रहा है वो तो जग जाहिर है। और फिर आखिरी अय्याम में शुरुआत में तो जाहिर सी बात है कि यहां की मकामी पुलिस कुछ टीएमसी को सपोर्ट कर रही थी। आखिर में यहां की पुलिस भी टीएमसी के मुखालिफ हो गई उसको जब पता चला कि नहीं बीजेपी आने वाली है। जाहिर सी बात है मकामी पुलिस उसके हवाले होती है जो आने वाली हुकूमत होती है। इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र और फिर सारे के सारे स्टार कैंपेन जितने भी मुस्लिम मुखालिफ बयान देने में बदनाम हैं, या सीएम के ओहदे पर हो या दूसरे बहुत सारे, वो सारे के सारे लीडरों को भेज दिया गया मगरबी बंगाल में। और अकेली लड़ रही थी ममता बनर्जी। और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल गए भी तो कब गए, जब उसके 7 एमएलए उनको छोड़ करके भागा, उससे पहले वो मगरबी बंगाल गए भी नहीं। ऐसी सूरत हाल में सियासी हकूमत अमली ये कहना चाह रही थी कि आप जो दीगर वहां पे कम से कम कांग्रेस का सपोर्ट लेती, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लिया, जिसके चलते जो है राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा बयानात मगरबी बंगाल में आप उठा करके चेक कर लीजिएगा, वो ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ थे और बीजेपी के खिलाफ बहुत कम थे। यही वजह है कि इस वक्त जो शिवसेना के लीडर हैं वो क्या बयान दे रहे हैं इस सिलसिले में आप देख लीजिएगा। ये जो वोट चोरी किए गए हैं, चुनाव चोरी किया गया, डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात माने नहीं। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर लिया। सर आपने क्या कहा, जब दिया बड़ा होता है तो पतंग होने लगता है, प्रधानमंत्री के बारे में कहा। नहीं देखिए, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई, तो पूरे देश में उनकी सत्ता आई, सभी राज्यों में उनकी सत्ता आई थी लगभग, लेकिन लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। यही मोदी जी का हाल होने वाला है, ये बीजेपी का होने वाला है। उनको लगता है पूरे देश में हमारी सत्ता, हर राज्य में हमारी सत्ता आ गई, अब हम चक्रवर्ती सम्राट हो गए। ऐसा नहीं है। जब जब दिया बुझता है तो उनकी जो हमारे मराठी में बोलते हैं वो, हाँ, वो बड़ी हो जाती है, आग जोर से आती है और झपकन बुझ जाती है। बीजेपी का यही होने वाला है। अच्छा नाज़रीन गिरामी, मैं इस वक्त जो है आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा था। असदुद्दीन ओवैसी के कुछ बयान सामने आए हैं,
लेकिन ये सारा आपको सुनाना, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इसको देखें। इसके बाद मैं अलग से एक वीडियो इसमें वायरल हो रही है, मैं वो वीडियो उनके बयानात के उस पर जो मुख्तसर तबसरा पेश करूंगा, बिलखुसूस मगरिबी बंगाल में जो उनकी जमानत जो है छीन ली गई है, जितने कैंडिडेट उन्होंने उतारे थे उन्हें जमानत भी नहीं हासिल कर सके, मैं उस पर तबसरा करूंगा। यहाँ मुझे इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।